Hello students, welcome to chapter revision sessions. Actually इसमें हम क्विकली चैप्टर को रिवाइज करते हैं एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप क्विकली रिवाइज करते हैं, इसीलिए आप जेई मेन एंड नेट की जो एस्पिरेंट्स है उसके लिए ये सेशन काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि आप क्विकली चैप्टर को रिवाइज करते हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं, उसकी अप्लीकेशंस करना सीखते हैं एंड फिर इसी चैप्टर्स की हम प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए। आज का सेशंस में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को डिस्कस करेंगे एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस में हमारा 2 सेशन ऑलरेडी हो चुका है। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का तीसरा सेशंस है, जिसमें आप लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। अगर देखें, अगर मान लीजिए कोई मास m अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी लीनियर मोमेंटम को हम लोगों ने डिफाइन किया है मास पर यूनिट वेलोसिटी से एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसकी डायरेक्शंस सेम एज वेलोसिटी है। ये आपको पहले से भी नोन है। सेम एज वेलोसिटी। यहाँ पर अगर देखें तो अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में है तो आपका लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शंस भी इसी डायरेक्शंस में है। ऐसा हम कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शंस इसी में डायरेक्शंस में है। यहाँ पर बेसिकली आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, इसलिए कि आपका फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। जो लॉज ऑफ जब लॉज ऑफ मोशंस की हम स्टेटमेंट दे रहे थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसीलिए हमारा फोकस ये है कि आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करते हो। जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि ये आपका एक वॉल है एंड यहाँ पर एक बॉल सपोज करिए, ये मान लीजिए एक m मास का बॉल है एंड ये u वेलोसिटी से आ रहा है एंड वॉल से कोलाइड करने पर ये उतना ही वेलोसिटी से रिटर्न हो रहा है, उतना ही वेलोसिटी से रिटर्न हो रहा है। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो मास एंड वेलोसिटी सेम है, बट उसकी डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर चेंज इन लीनियर मोमेंटम जीरो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप इस डायरेक्शंस को पॉजिटिव लें तो आपका जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है यहाँ पर वो mu है एंड फाइनल लीनियर मोमेंटम आपका माइनस mu है एंड इसकी बेसिस पर अगर हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालें तो फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस mu एंड माइनस mu, तो ये आपका माइनस 2mu आ जाएगा। यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड 2mu है एंड ये माइनस चेंज इन लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शंस में चेंज इन लीनियर मोमेंटम है। इसमें देखिए आपका जो लीनियर मोमेंटम में एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड उसकी डायरेक्शंस वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। तो अगर हम इस डायरेक्शंस को पॉजिटिव मान रहे हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शंस नेगेटिव होगी, इसलिए यहाँ पर चेंज इन लीनियर मोमेंटम जीरो नहीं होगा। दैट विल बी मैग्नीट्यूड में वो 2mu होगा एंड निगेटिव डायरेक्शंस इधर होगी। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि ये आपका 20 मीटर की एक हाइट है एंड यहाँ पर हम 1 kg मास को ड्रॉप कर रहे हैं। वो सरफेस से कोलाइड कर रहा है एंड कोलिजन्स के बाद वो मैक्सिमम 10 मीटर हाइट पर जा रहा है। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन कोलिजन हमें निकालना है। तो यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो मान लीजिए वो v1 वेलोसिटी से कोलाइड किया एंड v2 वेलोसिटी से रिटर्न किया। अगर वो 20 मीटर हाइट तक जाता तो इसका मतलब सेम वेलोसिटी से रिटर्न होता, तो भी चेंज इन लीनियर मोमेंटम जीरो नहीं होता, क्योंकि ये वाली कंसेप्ट अगर देखेंगे तो एक डायरेक्शंस को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरी डायरेक्शंस को निगेटिव होगा। तो आप यहाँ पर v1 फाइंड कर लो, तो v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2gh का अंडर रूट
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as फार्मूला लगा के कर सकते हैं। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इससे 2gh आ सकता है, एंड यहाँ पर 20 आ गया तो 2g एंड मल्टीप्लाइड बाय 20 लिखें अगर, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसका मतलब जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है that will be equal to minus mv1 and that will be equal to minus 20 kg per meter seconds. सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी v2 निकालें तो यहाँ पर वेलोसिटी के लिए हम फिर से वही 2gs का फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बार फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो रहा है, तो उसी सेम फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पर 10 रखेंगे तो ये 10√2 आ गया, एंड √2 को 1.4 लें तो ये 14 kg मीटर पर सेकेंड आ सकता है। इससे आपका जो फाइनल मोमेंटम है दैट विल बी इक्वल टू mv2 एंड मास आपका 1 kg है, तो ये आपका 14, यहाँ पर kg नहीं है, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड्स है, एंड ये आपका 14 kg मीटर पर सेकेंड्स आ गया। अब अगर चेंज इन लीनियर मोमेंटम इस एग्जांपल में फाइंड करें तो दैट विल बी इक्वल टू अगेन फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, तो ये आपका 14 and minus 20, so this will be equal to 34 kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो आपका कॉलिजन्स में इतना चेंज इन लीनियर मोमेंटम हुआ, एंड सपोज करिए कि आपको अगर क्वेश्चंस में कॉलिजन टाइम दिया हुआ है, लेट मान लीजिए 0.2 सेकेंड्स कॉलिजन का टाइम है, तो इससे आप कॉलिजन में कितना फोर्स लगा वो भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपन टाइम होगा, तो आप उसके बेसिस पर फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, एंड डेल्टा पी इज 34 एंड टाइम आपको 0.2 दिया हुआ है, तो यहाँ से 10 ले लेते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 170 न्यूटन। तो आपका जो इस एग्जाम्पल्स में चेंज इन लीनियर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड 34 kg मीटर पर सेकेंड एंड टाइम से डिवाइड करेंगे तो आप फोर्स भी निकाल सकते हो। एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम की न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस के चैप्टर में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसके बेसिस पर आप फोर्स की कैलकुलेशंस करते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका वर्टिकल है, एंड यहाँ पर सपोज करिए कि एक m मास v वेलोसिटी से थीटा पर आ रहा है, एंड ये सेम वेलोसिटी से लेट रिटर्न हो रही है थीटा एंगल पर ही। तो इस एग्जाम्पल्स में हमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम को फाइंड करने के लिए फिर से बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका डायरेक्शंस चेंज हो रहा है, इसीलिए जब डायरेक्शन चेंज हो रहा हो 2 डायमेंशनल फॉर्म में है, तो हम x डायरेक्शंस में अलग ऑपरेट करेंगे एंड y डायरेक्शंस में अलग ऑपरेट करेंगे, उसके बेसिस पर हम नेट लीनियर मोमेंटम को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो मैं इनिशियल्स का जो है फिगर अलग से बना देता हूँ कि ये आपका इस डायरेक्शंस में m मास का, एंड यहाँ पर उसकी लीनियर मोमेंटम्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो आपका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शंस में m भी है। तो ये आपका इनिशियल फिगर है, एंड इसको अगर रिजॉल्व करें तो यहाँ पर अगर देखें तो इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये थीटा है आपका, ये इनिशियल है तो ये थीटा है आपका, तो इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट आ जाएगा एम बी साइन थीटा, एंड इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट आ जाएगा एम बी कॉस थीटा। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी एम बी इस डायरेक्शंस में थीटा पर, तो उसको रिजॉल्व कर दिए हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अब फाइनल को भी पहले रिजॉल्व कर लो, फिर देखते हैं कि फाइनल्स में आपका ये देखेंगे तो इस डायरेक्शंस में उसकी लीनियर मोमेंटम एम बी है और ये थीटा एंगल है, तो इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपका इस डायरेक्शंस में और इस डायरेक्शंस में आ जाएगा, ये एरो के बेसिस पर हम लेंगे, तो ये आपका एम बी कॉस थीटा आ जाएगा, एंड
ये आपका फिर से एम बी साइन थीटा ही रहा। तो इस तरह से हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, एंड रिजॉल्व करने के बाद इनिशियल मोमेंटम को अगर हम लिखें, इनिशियल मोमेंटम तो हम एक्स डायरेक्शंस में अलग देखेंगे। तो आपका इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शंस, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शंस हो जाएगा एम बी साइन थीटा, यहाँ पर एम बी साइन थीटा है। एंड अगर आप वाई डायरेक्शंस में देखें तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है, इसीलिए उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो आपका जो इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शंस में है दैट विल बी इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। एंड अगर आप फाइनल मोमेंटम को देखें, फाइनल मोमेंटम, तो अगर आप फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शंस कर रहे हैं, फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शंस में कर रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू अगेन एम बी साइन थीटा, ये एम बी साइन थीटा ही रह गया है। एंड अगर वाई डायरेक्शंस में फाइनल मोमेंटम को देखें तो दैट विल बी इक्वल टू एम बी कॉस थीटा। अब अगर चेंज इन मोमेंटम हम एक्स डायरेक्शंस में देखें तो दैट विल बी इक्वल टू एम बी साइन थीटा एंड माइनस एम बी साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। एंड अगर आप चेंज इन मोमेंटम वाई डायरेक्शंस में करेंगे तो ये एम बी कॉस थीटा, यहाँ पर अगर देखें तो दिस इज एम बी कॉस थीटा एंड माइनस यहाँ पर माइनस एम बी कॉस थीटा है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2mv cos थीटा, ऐसा हो जाएगा। सो चेंज इन लीनियर मोमेंटम y डायरेक्शंस में इतना है और x डायरेक्शंस में 0 है, इसीलिए नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम यहाँ पर 2mv एंड cos थीटा ये बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा। एंड अगर x डायरेक्शंस में लीनियर मोमेंटम होता तब हम दोनों कंपोनेंट को लेकर के उसकी फाइनल रिजल्ट फाइंड करने की कोशिश करते। ये मेरे ख्याल से क्लियर है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऐसे केसेस में हम एक्स डायरेक्शंस में अलग ऑपरेट करेंगे एंड वाई डायरेक्शंस में अलग ऑपरेट करेंगे, फिर उसकी नेट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टर्म हमारा है इम्पल्स। ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? सही है ना? साउंड सही है ना? देखिए कह रहा है कि व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट सडनली ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, such forces are impulsive forces and their effect is impulse which is measured as change in momentum। तो impulsive force शॉर्ट पीरियड के लिए लगता है, सडनली लगता है, लार्ज लगता है। जैसे यूजुअली कॉलिजन में जो फोर्स लगता है वो इम्पल्सिव फोर्स होते हैं। जैसे मान लो अगर हम कॉलिजन का एग्जांपल लें, मान लीजिए यहाँ पर दो बॉडी कोलाइड कर रहा है, तो ड्यूरिंग कॉलिजन्स ये उस पर एक फोर्स लगा रहा है एंड ये भी उस पर फोर्स लगा रहा है। एंड जो कॉलिजन्स का टाइम है, जैसे कॉलिजन्स के बाद अगर देखेंगे तो मान लो ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड ये मान लीजिए v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड यहाँ पर जो कॉलिजन्स का टाइम है वो बहुत स्मॉल है। अब अगर यहाँ पर देखें तो जो फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन लग रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल्स है। वो मिनिमम से मैक्सिमम तक गया है और फिर डिक्रीज किया है, तो ये आपका फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है। एंड आपका जो डेल्टा टी है ये भी बहुत स्मॉल है, ये भी बहुत छोटा है। तो इसको डिफिकल्ट है, दिस इज डिफिकल्ट टू मेजर, दिस इज डिफिकल्ट टू मेजर। अब लेकिन अगर इसकी इफेक्ट को देखें, जो इंपल्सिव फोर्स का इफेक्ट है उसके बेसिस पर इसकी लीनियर मोमेंटम चेंज कर गया है, तो डायरेक्टली फोर्स को या स्मॉल टाइम को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसकी इफेक्ट एज ए चेंज इन लीनियर मोमेंटम देखेंगे तो वो इजी है। यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर उस इंपल्सिव फोर्स के इफेक्ट को आप मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा है एंड देयर इफेक्ट इज इंपल्स व्हिच इज मेजर्ड एज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम के से हम मेजर करते हैं इफेक्ट ऑफ द इंपल्सिव फोर्सेस को। तो इस एग्जांपल से आप देख सकते हो कि यहाँ पर
दो बॉडी कोलाइड कर रहे हैं, उस कोलिजन के ड्यूरिंग जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल्स हैं, एंड जो डेल्टा टी है वो आपका स्मॉल है, तो दोनों को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए इंपल्सिव फोर्स के इफेक्ट को हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम से मेजर करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम को देखें तो आप ऐसे लिख सकते हो कि फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, दैट इज dp का इंटीग्रेशंस, एंड यहाँ पर अगर करें तो dp अपन dt, एंड यहाँ पर अगर dt से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका एफ डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये टर्म्स इम्पल्स को मेजर कर रहा है, तो आप इम्पल्स को जे से हम डिनोट कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू एफ एवरेज फोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि अगर फोर्स वेरिएबल है तो आप एवरेज फोर्स की इमेजिनेशन कर सकते हैं, एंड डी टी का इंटीग्रेशंस, एंड ये चेंज इन दूसरे तरह से आप जे को चेंज इन लीनियर मोमेंटम से डिनोट करेंगे, तो यहाँ से इसकी यूनिट को आप न्यूटन सेकेंड लिख सकते हैं, यहाँ से यूनिट को केजी मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, एंड अगर देखें तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द इम्पल्स, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। एंड अगर आप फोर्स एंड टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देयर एरिया ऑल्सो मेजर्स इम्पल्स। तो अगर थर्ड पॉइंट्स में देखें तो अगर हम फोर्स एंड टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, एंड मान लीजिए कि हमारा ग्राफ का नेचर ऐसा आ रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया है दैट आल्सो इज इक्वल टू इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स एरिया के इक्वल है, एंड ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम के भी इक्वल है। फिर से देखिए कि व्हेन ए सडन लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, जैसे हीटिंग ए बॉल विथ बैट कह सकते हैं आप कि हीटिंग ए बॉल with bat, मोस्टली कॉलिजन में जो फोर्स लगते हैं वो इम्पल्सिव नेचर का होता है, एंड इम्पल्सिव फोर्सेस के इफेक्ट को हम इम्पल्स बोलते हैं, दैट इज यूजुअली मेजर्ड एट चेंज इन लीनियर मोमेंटम, क्योंकि आपका कॉलिजन्स में जो फोर्स लग रहा है एंड टाइम है, फोर्स वेरिएबल है एंड टाइम स्मॉल है, तो दैट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू मेजर, दैट्स वाई इम्पल्स के इफेक्ट को हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम से मेजर करते हैं, एंड ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं इम्पल्स को मेजर करने के लिए, एंड फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया दैट आल्सो इज इक्वल टू द इम्पल्स, एंड वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये एक एग्जांपल लिया है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज गिवन एज v इक्वल टू 2ti का प्लस 4j मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं इसको, जैसे आपको v इक्वल टू सपोज करिए कि आपका 2ti एंड प्लस 4j कैप दिया हुआ है, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो dv बाई dt जो कि एक्सलेशंस है दैट विल बी इक्वल टू 2, एंड ये मीटर पर सेकेंड्स में है तो इसलिए ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, एंड अब अगर यहाँ पर देखें तो फोर्स आपका मास इंटू एक्सलेशंस, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन आ गया, एंड ये कांस्टेंट हो गया। तो अगर हम एफ डी टी एंड इंटीग्रेशन 0 to t लगाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप इम्पल्स को मेजर करें तो यूजुअली हमने बोला कि एफ डी टी एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड लगा देंगे, तो यहाँ पर 4 कांस्टेंट है इसीलिए ओनली डी टी रह जाएगा, एंड 0 to 2 करेंगे तो ये आपका 8 न्यूटन सेकेंड आ गया। एंड अगर ये टाइम पर डिपेंडेंट होता तो t को हम यहाँ पर रखते तो उसके हिसाब से इंटीग्रेट करते तो ये आ जाएगा, लेकिन इसमें फोर्स कांस्टेंट हो गया है इसीलिए वो बाहर आ गया है। लेकिन आप इसको चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर भी फाइंड कर सकते हैं, हमने एफ डेल्टा टी के बेसिस पर फाइंड किया है। देखिए अगर हमारे वेलोसिटी का इक्वेशन ये है तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 4j,
तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा mv के बेसिस पर 8j कैप एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में आपका जो वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू 4i कैप एंड प्लस 4j कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो फाइनल मोमेंटम अगर देखें, फाइनल मोमेंटम देखें तो दैट विल बी अगेन mv, तो ये आपका 8i कैप एंड प्लस 8j कैप हो जाएगा। एंड अगर आप चेंज इन मोमेंटम निकालें दिस विल बी इक्वल टू फाइनल एंड माइनस इनिशियल, तो उसके बेसिस पर आपका जो 8j ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ओनली 8i बच जाएगा। तो आप उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर भी फाइंड कर सकते हैं एंड एफ डेल्टा टी इंटीग्रेशन के बेसिस पर भी फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है कि इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड जेट। इससे इसको करने से पहले मैं एक टर्म को कलेक्ट कर लेता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक पाइप है एंड इसमें सपोज करिए कि लिक्विड फ्लो कर रही है एंड उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है एंड जो लिक्विड फ्लो कर रही है उसकी डेंसिटी रो है एंड यहाँ से लिक्विड जेट आ रही है एंड वो सपोज करिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मेंटेन कर रहा है। तो डेल्टा टी टाइम में जो यहाँ से लिक्विड आएगा उसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा टी टाइम में जो जेट ऑफ द लिक्विड बाहर आ रही है उसकी वैल्यू लेंथ v डेल्टा टी हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट अगर यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट इन डेल्टा टी टाइम, तो एरिया इंटू लेंथ लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ लिखेंगे एंड यहाँ पर लेंथ की जगह पर हम v डेल्टा टी लिख रहे हैं। तो रेट ऑफ वॉल्यूम कमिंग आउट निकालें तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करें तो ये हमारा AV आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी एंड इसको हम रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो। एंड रेट ऑफ फ्लो का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड्स, ऐसा बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड्स इज द रेट ऑफ फ्लो। तो यहाँ पर आगे भी इस फार्मूले की यूज होगी कि रेट ऑफ फ्लो यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड्स की ये फार्मूला को आप रिकॉल रखिए, ये आगे हम इसको यूज करेंगे। एंड इसी के बेसिस पर अगर आप dm/dt का वैल्यू निकालो तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर AV रो आ जाएगा। सो दिस विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास एंड दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये दोनों फार्मूला को आप रिकॉल रखिए एंड इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूं, लेकिन हम इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे क्योंकि ये अलग से मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अब यहाँ पर सपोज करिए कि पहले वाले एग्जांपल्स में ये मान लीजिए फिर से इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेट इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है एंड इसमें लिक्विड फ्लो कर रही है, मान लीजिए ये v वेलोसिटी से एंड यहाँ पर एक वॉल है एंड ये वॉल को स्ट्राइक कर रहा है लिक्विड एंड वॉल को स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंस बैक नहीं कर रही है, लिक्विड वॉल के पैरेलल हो जा रहा है, यानी कि आफ्टर स्ट्राइकिंग जो है लिक्विड जो है वो वॉल के पैरेलल स्प्लैश कर जा रहा है, बाउंस बैक नहीं हो रही है। तो इस वाले केसेस में वॉल पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है। तो अगर आप लिक्विड के लिए देखें तो जो फोर्स होगी, जो लिक्विड के लिए आप देखें फॉर लिक्विड के लिए फोर्स को हम डेल्टा P अपन डेल्टा T
एंड यहाँ पर डी बाई डी टी लिख देते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय मास इंटू वेलोसिटी लिख रहे हैं एंड यहाँ पर वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इसको आप वी डी एम बाई डी टी लिख सकते हैं एंड डी एम बाई डी टी की वैल्यू डायरेक्टली आप वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो ए वी स्क्वायर रो आ जाएगा। तो जितना अब अगर देखेंगे तो डेल्टा पी ऑफ लिक्विड एंड प्लस डेल्टा पी ऑफ वाल ये इक्वल टू 0 होगा। तो डेल्टा पी एल इक्वल टू माइनस डेल्टा पी डब्ल्यू हो जाएगा एंड दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका मतलब जितना फोर्स लिक्विड एग्जर्ट कर रहा है वाल पर, वाल भी उतना ही फोर्स लगाएगा। इसका मतलब आपका जो फोर्स एग्जर्टेड ऑन वाल दैट विल बी आल्सो ए वी स्क्वायर रो की वैल्यू आ सकता है। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैं इसी में एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। आपका जो लिक्विड आ रही है वो इस डायरेक्शंस में एंड यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है ए एंड ये यहाँ पर लिक्विड v वेलोसिटी से इंटर कर रही है एंड अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर रही है एंड यहाँ पर भी वेलोसिटी v है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लिक्विड की डेंसिटी रो है एंड ये सपोज करिए कि ये पाइप फ्री है टू मूव करने के लिए। अगर ये पाइप फ्री हो मूव करने के लिए तो कॉर्नर पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा टू होल्ड द पाइप। तो फोर्स रिक्वायर्ड at corner of pipe to hold the pipe, ये वाली कंसेप्ट अगर हमें निकालना है लेट यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया है कि ये पाइप फ्री है मूव करने के लिए। तो उस केसेस में यहाँ पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको होल्ड रखने के लिए। तो सपोज करिए कि यहाँ पर हम एक स्मॉल मास को कंसीडर कर रहे हैं, लेट ये डेल्टा एम को कंसीडर कर रहे हैं। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम आपका कितना हो जाएगा, डेल्टा एम वी आई कैप एंड फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा एम एंड वी जे कैप। तो यहाँ से चेंज इन लीनियर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। तो दैट विल बी फाइनल यानी कि माइनस डेल्टा एम एंड वी जे कैप एंड माइनस डेल्टा एम वी आई कैप। एंड इसके बेसिस पर देखें तो फोर्स ऑन लिक्विड अगर देखें तो आप फोर्स ऑन लिक्विड देखें तो इसको डेल्टा पी अपन डेल्टा टी लिखेंगे। तो इसके बेसिस पर आप माइनस वी डेल्टा एम बाई डेल्टा टी आई कैप एंड माइनस वी डेल्टा एम बाई डेल्टा टी जे कैप लिख सकते हैं। एंड हमने ये कलेक्ट किया है कि डी एम अपन डी टी की वैल्यू ए वी रो है। तो इसके बेसिस पर फोर्स ऑन लिक्विड विल बी इक्वल टू माइनस ए वी स्क्वायर रो आई कैप एंड माइनस ए वी स्क्वायर रो जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर इसको फिगर में देखें तो आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ए वी स्क्वायर रो एंड इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है ए वी स्क्वायर रो। तो आपकी जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लिक्विड पर लग रहा है, दैट इज द रूट टू ए वी स्क्वायर रो। तो इसका मतलब उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में पाइप पर लग रहा होगा। इसका मतलब पाइप पर सेम फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो
फोर्स ऑन पाइप इस डायरेक्शंस में लग रहा है, तो टू होल्ड अगर इसको होल्ड करना है तो उतना ही फोर्स इस डायरेक्शंस में लगाना पड़ेगा, उतना ही फोर्स इस डायरेक्शंस में लगाना पड़ेगा। तो फोर्स रिक्वायर्ड की वैल्यू √2 a v स्क्वायर रो आ जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, खास करके जेईई मेन एंड नीट के एस्पिरेंट्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। एंड आप इसको रिकॉल रखिए कि आपका रेट ऑफ फ्लो का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड्स, दैट इज ए वी, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास यानी कि dm/dt की वैल्यू ए बी रो है। इसको रिकॉल रखिए तो उसके बेसिस पर एनालाइज करना आसान होगा। ये सेशंस देखिए, इस सेशन का जो मेन मकसद है कि आप क्विकली चैप्टर के रिविजन्स करते हैं एंड उस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं, फर्दर उसको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में लगाते हैं। तो आपको जेईई मेन एंड नीट के एक्सपीरियंस के लिए ये सेशन काफ़ी फायदेमंद है।